सोमवार की सुबह आज दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले संकेत और शुक्रवार की गिरावट के बाद आज बड़े एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। देखते हैं इस हफ्ते फिर से एक बड़ा हफ्ता देखने को मिलता है या फिर रहता है रेंज बाउंड कारोबार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक पूरे एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए। और बाजार पर तो नजर बनी हुई है। आज सुबह सोचा था अनिल जी थोड़ा बहुत ही जुबलेंट मूड में होंगे, थोड़ा डांस, थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा मैच था, अच्छी फाइट भी थी, बट टुवर्ड्स द एंड 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक पर एक बार ब्रेक लगा, गलत दिन ब्रेक लगा। लो ऑफ एवरेजेस हो वैसा है ना, बट कुल मिला के देखिए वैसे देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा बहुत बढ़िया था। 10 लगातार जीत। आप टूर्नामेंट के पहले आप नहीं सोच के चल रहे थे कि इस तरह की एक तरफा परफॉर्मेंस आएगी। अब वो कई बार कहते हैं कि एक आपका खराब दिन आपके काफ़ी किए कराए एफर्ट्स पर थोड़ा वो रिजल्ट नहीं लेकर आता। वो हम भी कहते हैं जैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम के पहले तैयारी करते हैं, लगभग सारे पेपर अच्छे जा रहे हैं, कोई एक पेपर ऐसा ख़राब हो गया कि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए, वैसा ही हुआ। हाँ, एक चीज़ मतलब क्रिकेट है और फाइनल है और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन आपके सामने है, तो आपको ये तो पता है कि आसान चीज़ कुछ भी नहीं होती। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मुझे, आपको और सारे क्रिकेट प्रेमियों को थोड़ी दिक्कत इस बात की ज़्यादा है, दुख इस बात का ज़्यादा है कि वो कल फाइटिंग स्पिरिट मिसिंग थी। वो हमने शायद सरेंडर सा कर दिया। ऐसा लगा कि कुछ हम या तो कॉम्प्लिसेंट हो गए या प्लानिंग प्रॉपर नहीं रही। और जो हमारा बॉलिंग अटैक था वो भी उस तरह से बॉल नहीं डाल रहा था जैसे फील्ड जमी थी। और कुछ हद तक शायद दोनों की फील्डिंग में बड़ा डिफरेंस रहा। हमारे काफ़ी चौके रोके और हम काफ़ी खाते रहे। तो थोड़ा ठीक है, अब एक ख़राब दिन था, लेकिन ये ख़राब दिन फाइनल के लिए दिन नहीं होना था, बस वही वाली दिक्कत। और इसलिए नेचुरली अब हिंदुस्तान में टूर्नामेंट हो, टीम इस तरह से खेले और फिर फाइनल हार जाए तो तकलीफ तो होती है। और अब तो खैर स्टेडियम में भी गए थे, मूड, माहौल, एटमॉस्फेयर वैसे तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में तो अच्छा था, उसके बाद क्या कुछ हो रहा था? जब तक रोहित शर्मा थे तब तक तो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद ही थोड़ा माहौल ठंडा होता हुआ दिखा। विराट कोहली जब तक क्रीज पे थे तब तक भी अच्छा था। उसके बाद थोड़ा सा मामला ठंडा होता हुआ नजर आया। हाँ, फिर उसके बाद से हमारी बैटिंग भी बड़ी धीमी हो गई, बॉलिंग भी वो। अब आप 240 टांग के अगर 2 ओवर में 27-28 रन दे दें तो फिर कैसे जी वो खेलना मुश्किल हो जाता है। एनीवे, एक ख़राब दिन। हाँ, ढेर सारे क्रिकेट प्रेमियों का, लाखों करोड़ों लोगों का दिल तो टूटा है। अब उसकी रिपेयर तो नहीं हो सकती, लेकिन आ रही है ऑस्ट्रेलिया 2020 खेलने, उनकी मरम्मत करो और क्या है। वहीं पे लेंगे कुछ। हाँ, लेकिन वो वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन थी, जिस तरह की स्ट्रेंथ के साथ कर रहे थे, ये बहुत बढ़िया गोल्डन चांस था। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख रोहित शर्मा के लिए। यस सर। क्योंकि शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, तो उनके लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता था कि वो जीतते। जी ठीक है, एक राहत की बात है कि किंग कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। 765 रन, हाईएस्ट रन्स भी हमारे प्लेयर ने बनाए, हाईएस्ट विकेट्स भी हमारे प्लेयर ने लिए, बट अनफॉर्चुनेटली एंड में कप हमारा नहीं हो पाया। बट नॉनदलेस बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा और पूरी बधाई टीम इंडिया को इतनी स्ट्रॉन्ग शोइंग के लिए थ्रू द टूर्नामेंट जो हमने देखी है। एक बात है भले कल का दिन खराब नहीं, पूरे टूर्नामेंट बहुत बढ़िया था, खुशी के मौके दिए। एब्सोल्युटली सर, मज़ा आया था। काफ़ी सेलिब्रिटीज थे स्टेडियम में। आपकी फोटोज भी काफ़ी देखी हमने सर। और मतलब मोदी से एक रो आगे बैठे थे। हमारे बीच में 3-4 लोग ही रहेंगे। तो मतलब पूरे सारे बॉलीवुड से पॉलिटिशियंस, बाकी हर एक फील्ड के दिग्गज सारे लोग वहाँ थे मैच में। हाँ, बढ़िया मजा आया। आप भी थे? अच्छा मैच देखने का मजा भी तब आता है जब आप एकदम पिच के सामने हो। हाँ, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि बॉल कैसे मूव हो रही है, कहाँ बॉल गिर रही है, स्लो आ रही है, धीमा आ रही है। उससे एक जो जिनको क्रिकेट पसंद है, लोग 2 तरीके के लोग होते हैं। एक क्रिकेट जिनको बहुत पसंद है, वो क्रिकेट देखने समझने के लिए जाना चाहते हैं। दूसरा एक मूड माहौल के लिए कि स्टेडियम का माहौल बड़ा एनर्जी वाला होता है, वाइब्रेंट होता है, इलेक्ट्रीफाइंग होता है, उसको फील करने जाते हैं। जी हम तो दोनों ही फील करने जाते हैं क्योंकि हमें क्रिकेट भी बड़ा पसंद है। तो इसलिए जो आपके जहाँ से अगर आप पिच के सामने से देखते हैं तो आपको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग समझ बहुत ज़बरदस्त लगती है कि किस तरह से बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। वो जो समझ आती है वो कहीं नहीं आती। है। चलिए, बट ठीक है, फाइनली वर्ल्ड कप
धन्यवाद। बट अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की। आइए सर, आज मार्केट के मैदान पर क्या कुछ खासियत है इसके बारे में पहले बताएं। आज के ट्रिगर्स आज के ट्रिगर्स दीप, शुक्रवार के ट्रिगर्स हैं हमारे पास। अमेरिकी बाजारों के मिले जुले रहे हैं, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, बस मिला जुला सा कारोबार। लेकिन एक संकेत अच्छा आता दिख रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स 2.5 महीनों के निचले स्तर पर 103.75 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल जरूर $78 से फिर से $80 की तरफ आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर आता दिखा है। और जो कुछ भी गुरुवार देर शाम को आरबीआई की तरफ से ऐलान हुए थे रिस्क वेटेज बढ़ाने के, उसके असर अब कंपनियों पर दिखते हुए दिख रहे हैं। कंपनियों की तरफ से अब धीरे धीरे अनुमान भी आते हैं। जैसे SBI कार्ड्स ने कहा कि हमारा CAR 4% तक घट सकता है। तो ये कुछ एक बड़ी चीज़ें हैं जिन पर आज बाजार हमारे रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वैसे हमारे बाजार पर बात करनी, एक बार जरा पहले ग्लोबल मार्केट का आउट ऑफ द वे कर लेते हैं सर। डॉलर इंडेक्स कंफर्टेबल है, बॉन्ड यील्ड इनकी 2.5 महीने के निचले स्तर पर आए, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी लेवल से है जहां से रैली शुरू हुई थी। कच्चा तेल भी थोड़ा बढ़कर आया, बट ऐसा मतलब $80 के आसपास, ये कुछ ऐसा बड़ी परेशानी नहीं है। तो यहाँ से जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए अभी भी मिल रहा है सर? है, सपोर्ट है। अब इससे ज़्यादा तो आप क्या उम्मीद करेंगे? 2.5 महीनों के निचले स्तर पर आपका डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड भी आपकी एकदम कंफर्टेबल लेवल पर है, कच्चा तेल भी 80 के आसपास है। और जब आप 18,800 19,000 से आपने जो तेजी शुरू की, और जब 20,200 के आप हाई पे थे, 20,200 के हाई पे जब निफ्टी में थे, तब लगभग यही लेवल थे। डॉलर इंडेक्स 102.50 103 से वो घूमकर ऊपर आया था। कच्चा तेल $78 के $76 के आसपास से घूम कर वहाँ आया था, और बॉन्ड यील्ड भी लगभग 4.25% के आसपास थे। तो कमोबेश वो लोअर एंड की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम अपने हायर एंड मार्केट के उस समय के लेवल से थोड़ा सा दूर है अभी भी, तब 20,200 था। बट वो 1-on-1 कोरिलेशन नहीं होता कि इतने पॉइंट पे इतने ही पॉइंट, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, डायरेक्शन होता है। सो मेरा ये समझना है दीप कि अभी हमने दिवाली तक बहुत अच्छी तेजी देखी, दिवाली के बाद वाला हफ्ता भी ठीक ठाक गया। अब ये वाला हफ्ता मुझे ऐसा लगता है दीप कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन का रहेगा। अच्छा। उसका रीज़न ये कि जैसे आखिरी हफ्ते में आप पहुंचेंगे अब नवंबर के 3 दिसंबर को आपके रिजल्ट आने, राइट। आखिरी हफ्ते के में आपका 29 या 30 तारीख को आपका एग्जिट पोल आएगा। नहीं, 29 को फ्राइडे को एग्जिट पोल का इम्पैक्ट आएगा, ये मुझे पता है। हाँ, 1 तारीख को फ्राइडे, तो 30 तारीख को। अच्छा, हाँ, तो 30 शाम को आपके एग्जिट पोल आएंगे। 1 तारीख को आपका शुक्रवार को आपको एग्जिट पोल का इम्पैक्ट देना है। 3 तारीख संडे को काउंटिंग है, और 4 तारीख मंडे को आपको मार्केट का रिएक्शन देना है। ये आपकी पूरी कहानी है। सो आई थिंक, और उसके पहले आपकी मंथली एक्सपायरी भी आखिरी हफ्ते में ही है, 30 तारीख को ही है। सो आई थिंक 30 तारीख वाले हफ्ते में जाने के वक्त बाजार थोड़े सावधान होंगे। उससे पहले अभी बाजार रेंज बाउंड रहेंगे। लोअर लेवल पर खरीदारी भी आएगी, तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। देखिए, इस हफ्ते पिछले हफ्ते आपके पास बहुत अच्छे संकेत थे, उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा भागे नहीं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल संकेत 2-3 दिन बहुत बड़ी अच्छी तेजी के बने, लेकिन हम लिमिटेड तेजी कर रहे हैं, और घटने में भी हम ज़्यादा नहीं घट रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि मार्केट है ना, यहाँ पर रुक कर अटक कर चलना चाहते हैं। अच्छा, FIs की तरफ से न बड़ी खरीदारी है तो न बड़ी बिकवाली है, लोकल फंड अपने हिसाब से एडजस्ट करके ठीक ठाक कर रहे हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा कंसोलिडेशन वाला मार्केट रह सकता है इस हफ्ते, और अगले हफ्ते का मार्केट जो होगा वो सावधानी भरा होगा। सो यहाँ पर अब आपको करना है कि थोड़ी सी ट्रेडिंग पोजीशन कम कर लेनी है, ठीक है। स्पेशली दिग्गज शेयरों में और निफ्टी में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर अभी भी ठीक है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप्स में ट्रेड कर रहे हैं, FNO स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन कम रखिए, क्योंकि आपको बड़े मुंह नहीं मिलेंगे तो पोजीशन रख के फायदा क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट छोटी रेंज में होने में ये बड़ी दिक्कत है कि आपकी एंट्री और एग्जिट अगर प्रॉपर नहीं हुई तो फिर आपका प्रॉफिट बनाना मुश्किल। से सपोज निफ्टी दिन भर में 100 पॉइंट की रेंज दिखाता है, अब 100 पॉइंट की रेंज में 25 इधर और 25 उधर के छोड़ दो, बच्चे कितने 50 पॉइंट। अब उसमें आपने एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया, तो आप दिन भर में कुछ नहीं करेंगे, वैसे के वैसे रह जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट करने वाला मार्केट हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। बहुत घटेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा नहीं। अपने एक ही सिंपल सिस्टम रखना है दीप, कि निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पे आए, वहाँ पे आपको लेना है, अच्छे लेवल पे आ देना है। एक ही चीज़ और ध्यान रखनी है, निफ्टी ज़्यादा बेहतर रहेगा बैंक निफ्टी के मुकाबले में। ये बात शुक्रवार को भी हम कह रहे थे, 43,600 के नज़दीक जाकर बंद हुआ, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे। आज भी यही बात कर रहा हूँ। सो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी समस्या है। आज बैंक निफ्टी का फॉलोअप मूव क्या आता है शुक्रवार की कमजोरी के बाद? क्या आज फिर से बैंक्स और कम, क्योंकि देखिए
शुक्रवार तो अचानक जो खबर आई तो थोड़ा बहुत रिएक्शन जो होना था फंड्स का हो गया। अब वीकेंड पर सोच समझ के आज फंड्स कॉल लेंगे कि क्या मुझे बजाज फाइनेंस बेचना है या क्या मुझे एसबीआई नहीं बेचना है या XYZ आरबीएल बैंक पे क्या करना है। तो आज जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, ये बड़े बैंक्स और NBFCs पर आज क्लियर कट व्यू बनाकर आएंगे। इसलिए आज का सेकंड डे फॉलो अप मूव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल भी यही होने वाला था कि आज क्या, क्योंकि एक तो वेरिएशन होता है कभी कभी, बट इतना बड़ा वेरिएशन हुआ है, निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड वाला है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वो ट्रेंड रिवर्स करने वाले लेवल पर है, इसका क्या मतलब होगा फिर? मतलब यही है दीप कि मैं खुद आपको कह रहा था मुझे कंफर्ट नहीं है जिस तरह से रिस्क वेटेज बढ़ा है, ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे दो संकेत बहुत साफ मिलते हैं। एक संकेत तो ये कि आरबीआई बहुत साफ संकेत दे रहा है, बहुत आपको है ना लोन महंगे करने ही पड़ेंगे, आपको भी महंगा मिलेगा, आपको भी महंगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप महंगा दे सकते हो नहीं दे सकते हो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन लेना महंगा पड़ेगा ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसे में आपके निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, जिस बैंकों का रॉ मटेरियल क्या है, पैसा। बैंक पैसा कहीं से उधार लाते हैं या कैपिटल लेके आते हैं और दूसरों को उधार देते हैं, तो बीच का जो मार्जिन लिया समझो 6% पे दिया, 8% पे, ये 2% बीच के जो बनाए उनका पैसा है, करेक्ट। सो वो मार्जिन आपके कम हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ग्रोथ कम होगी। आरबीआई का ज्यादा फोकस है ना ग्रोथ पर भी, कोई अनाप शनाप लोन मत दो, करेक्ट है ना। मतलब कायदे से तो देखा जाए तो ये लोन का धंधा ऐसा होना चाहिए कि जिसको लोन चाहिए वो आदमी ढूंढता ढूंढता पहुंचे, राइट है ना। आपको पैसे चाहिए उधार, आप मुझे ढूंढो ना, अंजलि जी पैसे हैं क्या, दोगे क्या, करेक्ट है ना। मैं ढूंढू दीप पैसे चाहिए क्या, अरे यार ये तो तरीका ही गलत है। तो यही चल रहा है, रोज फोन आ रहा है। इसमें क्या होता है भाई, जिसको गरज ज्यादा है ना फिर वो कॉम्प्रोमाइज करता है। मुझे पैसा उधार देने की गरज ज्यादा है तो मैं नहीं, अरे ले लो ना, थोड़ा ज्यादा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, दे देना ना, आपको जरूरत नहीं है इसका मतलब है। सो वो कहीं ना कहीं आप सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और वो आरबीआई नहीं चाहता। ये बस जानबूझ के जिसको चाहिए वो आ जाएगा ना लेने, आपको भागने की जरूरत क्या है, करेक्ट करेक्ट। अब क्या होता है, आपकी जेब में से सपोज 10,000 रुपये है, आपको 20,000 की वॉशिंग मशीन खरीदनी है, अब आपको आराम से मिल रहा है लोन, अरे सर 0 EMI पे, 0% डाउन पेमेंट पे, तो अब आप ले लोगे, लेनी आपको छोटी है, भरते रहो EMI। सो ये आरबीआई को ये समझ में आ रहा है कि पर्सनल लोन्स में जो ग्रोथ हो रही है ये अनाप शनाप ग्रोथ ठीक नहीं, ग्रोथ होनी चाहिए, इससे इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन कल को कोई भी वजह से थोड़ा मामला इधर उधर हो गया ना तो ये डिफॉल्ट होंगे, तो फिर वही वाली सिस्टम। पिछली बार हमने कौन सी डिफॉल्ट झेली थी, कॉर्पोरेट्स की। सारे कॉर्पोरेट्स के इतने बैड डेट्स हुए, सारे PSU बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बैड डेट्स हुए, ये सब हुए। इस बार वो पर्सनल लोन्स की बैड डेट्स नहीं चाहिए आरबीआई को। तो शक्तिकांता दास साहब ने जो डिसीजन लिया एकदम परफेक्ट लिया, सही लिया, 100% लिया। ग्रोथ चाहिए, लिमिटेड हो, रीजनेबल हो, अच्छी वाली हो, क्वालिटी ग्रोथ चाहिए, क्वांटिटी वाली ग्रोथ नहीं चाहिए। सो आई थिंक आज सेकंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स और NBFC क्या रिएक्शन देते हैं। फ्रेंकली मैं नहीं बता सकता दीपी कैसे देंगे, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर है। ये सब होने के बाद अगर मुझे NBFC खरीदनी है या बैंक, मुझे कोई जल्दी और हड़बड़ी नहीं कि मैं आज का आज कूद के खरीदूं, करेक्ट, कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से लूंगा, लेनी होगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, रुक के लूंगा। लेकिन जिसको बेचना है उसको डिसाइड करना है कि मैं लोअर ग्रोथ, लोअर मार्जिन पे इस स्टॉक को होल्ड करूं या बेच दूं। सो आज सेकंड डे इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे नहीं होता तो अपने पहले ही पता चल जाए। सो आई थिंक आज वेट एंड वॉच वाली मूड में देखो। मुझे लगता है अगर FIs को बेचना होगा आज के मार्केट में कुछ तो वो बैंक NBFC बेचेंगे, राइट। लेना होगा तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, करेक्ट। सो इसलिए आज हम उसी स्टैंड पर रहेंगे कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा सावधानी रखें। मैं ये नहीं बोल रहा एक्सेस मंदी या एक्सेस नज़र पर रखें, आराम से देखिए, कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसकी चाल समझिए, देखिए, सिंपल सी बात। और जहाँ बंद हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो 43,600 पे बंद हुआ है, 15-17 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। दीप आज के लिए एक ही ख्वाहिश जी, बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद होना चाहिए, चाहे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 43,600 के आसपास, और इसके ऊपर बंद, नेगेटिव बंद नहीं चाहिए। लगातार दूसरे दिन नेगेटिव बंद हुआ तो 43,600 के नीचे की जो नेगेटिव क्लोजिंग देता है ना, वो नीचे की रिस्क खोलता है, और वो रिस्क मुझे नहीं खोलनी। वो रिस्क क्या हो सकती है? वो रिस्क कम से कम 43,000 की, 600 पॉइंट कम से कम है, उससे ज़्यादा ही हो सकती है। देखिए इस पूरे
42,105 का आपने लो बनाया, 42,287 की क्लोजिंग थी 16 अक्टूबर की। ये तो आज जबकि मैं तो सीधा वो आया हूँ ना अहमदाबाद से, तो आज तो मेरे पास फोल्डर भी सुबह सुबह आप? हाँ, मैं तो सीधा ही आया एकदम एयरपोर्ट से सीधा। फ्लाइट भी सुबह कितनी 4:15 बजे की थी। ओह, क्योंकि शो तो करना ही पड़ेगा ना वो। तो फिर पूरी रात तो 2 घंटे सो लिए वो बस। और वहाँ से तो फोल्डर ही आज रह गया घर पे एक्चुअली। सो डेटा तो याद है, तो ठीक है, काम आ रहे हैं कि 42,287 की क्लोजिंग हुई थी 16 अक्टूबर की। सो वो वहाँ तक तो खैर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 43,000 का है, जो 43,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए अगर हम 43,600 लगातार दूसरे दिन नीचे बंद होते हैं तो फिर आपके लिए 43,000 तक का रास्ता नीचे खुल जाता है, जो ठीक नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी उतना कमज़ोर नहीं, सॉरी निफ्टी अभी भी उतना कमज़ोर नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं। गॉट इट सर। ओके, चलिए, ये है आपके लिए इस समय का पूरा ट्रेडिंग सेटअप भी। आइए सर, फिर बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं, क्या करना है? ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत है। घरेलू फंड्स और एफआईज भी थोड़े वेट एंड वॉच वाले मूड में है। कल के जो डेटा है मैं थोड़े आपको शुक्रवार के एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी का जैसा मैंने कहा कि आज हरे निशान में होना बंद होना जरूरी नहीं, तो 43,000 तक की राह खुल जाती है नीचे की तरफ, जो थोड़ी रिस्क पैदा करती है। आइए आज के संकेतों में फॉर चेंज ऐसे संकेत पिछले हफ्ते एक भी बार नहीं दिखे जो आज आज न्यूट्रल हैं। 3 ग्लोबल न्यूट्रल है, हल्के से पॉजिटिव साइड पर। एफआई न्यूट्रल है, एफएनओ न्यूट्रल है, डीआई नेगेटिव है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है। निफ्टी 19,625 19,675 पहला सपोर्ट जोन है। यहाँ हम एक बार आ सकते हैं। हल्की फुल्की खरीदारी यही करने की आप सोच सकते हैं, बशर्ते कि बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा खराब ना होता दिखे। इसके ठीक नीचे 19,500 575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर गलती से निफ्टी वहाँ पहुँचे तो आपको शॉर्ट्स भी काटने और तेज़ी की पोजीशन भी बनानी है। ऊपर की तरफ 19,800 875 रुकावट का काम करेगा। इस रेंज में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,275 43,425, ये 150 पॉइंट की रेंज है। पहला और अच्छा सपोर्ट, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में मैं कोई भी चीज़ आसान नहीं कहता, वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसान कर देती है। 44,200 से 43,600 500 आने में वक्त नहीं लगा। आपको याद होगा दीप, शुक्रवार को मैंने 8 लेवल दिए थे। और इसीलिए देखिए मुझे 43,500 तक की रिस्क नीचे की दिख रही थी और एग्जैक्टली 43,513 का लो बनाया बैंक निफ्टी ने। सो आज भी नीचे की तरफ 42,900 43,125 ये बड़ा वाला लेवल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर आए तो सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग भी बनाने चाहिए। ऊपर की तरफ 43,825 43,975 ये 150 पॉइंट की रेंज पहली रुकावट की है। आई डोंट थिंक कि उसके पार निकल पाएंगे हम। अगर निकले गलती से तो 44,000 44,050 44,200 परफेक्ट सेल जोन है। ज़रूर बेचेगा जितना आपका मन करे। ठीक है सर। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन फ्राइडे की वीकनेस में हमें घटती हुई दिखी है। निफ्टी का पीसीआर थोड़ा हल्का हुआ है, बैंक निफ्टी का पीसीआर तो काफ़ी हल्का हो गया सर। दोनों हल्के नहीं, पोजीशन है नहीं ज़्यादा। ना ठीक है, कंफर्टेबल है और कम पोजीशन में घटने की रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। स्पेशली लोअर पुट कॉल रेशियो पे, वो अच्छी बात है। अब आइए आज के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस दे दूं। जी सर। निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग 19,575 है। जिसको छोटा रखना हो वो शुक्रवार के लो का रख सकता है। शुक्रवार का लो था 19,667 का, यानी कि 19,650 मान लीजिए। आपको 2 में से एक स्टॉप लॉस चूज करना है, या तो 19,575 या 19,650, जो आपकी मर्जी हो आप रख लीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है। बैंक निफ्टी या तो आप 43,300 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। या अगर छोटा रखना है तो 43,500, आपकी मर्जी पर। यहाँ भी चॉइस है, जहाँ चॉइस दे सकता हूँ मैं जरूर देता हूँ। मुझे चॉइस देने में कोई ऐसा थोड़ी मैंने बोल दिया वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस इज ऑलवेज टेलर मेड। स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन किस लेवल की आपने बनाई है, कितनी आपने बनाई है और कितनी रिस्क लेने की आपकी ताकत है, कितना नीचे देख या आपका जो सौदा है उसके रिवर्स देख पाने की आपकी ताकत है, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस बनता है। वो ऐसा बना बनाया रेडीमेड फैक्ट्री में से निकल के नहीं आता, वो है ना सूट की तरह आपको सिलवाना पड़ता है तभी आपकी फिटिंग सही आती है। तो स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगाइए। शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस दे देता हूँ 19,900, इंट्राडे क्लोजिंग एक ही रखिएगा, छोटा रखना है 19,800 रख लीजिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 44,000 है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर। ठीक है, चलिए नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 19,600 675 की रेंज में आए तो आराम से लीजिए, टुकड़ों में 2 टुकड़ों में लीजिए। 675 के आसपास थोड़ा सा और 600 625 के आसपास थोड़ा और। स्टॉप लॉस 500 का बनेगा, ठीक है। टारगेट
700-725 दो छोटे टारगेट, 800-840 दो मीडियम टारगेट, 875 फाइनल टारगेट। थैंक यू। आ जाए, इतनी काफ़ी है। हम दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ज़्यादा नहीं चाहिए टारगेट, इतने काफ़ी है। इतने भी आ जाए तो बड़ी चीज हो जाएगी आज। बेचना चाहते हैं, जरूर बेचने का शौक फरमाएं। 19,800 875 अच्छी रेंज है अगर आप बेचना चाहें। वैसे तो 19,900 के स्टॉप से बेच सकते हैं अगर आप, लेकिन 19,800 के आसपास मौका मिले तो एक बार चांस जरूर लीजिएगा बेचने का। टारगेट 19,735 700 दो छोटे टारगेट हैं, 675 650 625 तक के बड़े टारगेट। तो इतना काफ़ी है। 575 एक और लगा दो आगे, दीप को थोड़े कम लग रहे हैं, हमें लगा एक फाइनल 575 का टारगेट और ऐड कर दीजिए, बस उतना ही। ठीक है, गॉट इट। बैंक निफ्टी पहले तो बेचने की राय दूंगा जी। और बेचना है आपको 43,875 44,000 की रेंज में आए तो वहाँ पर जरूर एक बार आप बेचने का चांस लीजिएगा 44,200 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 43,800 725 दो छोटे टारगेट हैं, 675 625 दो मीडियम टारगेट और 43,525 का फाइनल टारगेट। अब आप ये कहेंगे ये तो होने वाला है नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि 44,000 आएगा, तो फिर आपके पास ये दूसरी स्ट्रेटेजी है, वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी बेचने की। और आपका स्टॉप लॉस होगा शुक्रवार का हाई 43,875 का था, उसके ठीक ऊपर 43,900 का। टारगेट 43,500 जो शुक्रवार का लो है, 425 350 तीन छोटे टारगेट हैं, 275 125 और 43,050 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेचिएगा। ठीक है, खरीदना चाहते हैं के लिए दीप, वैसे मुझे आप बोलोगे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 43,125 की रेंज में ही लेना चाहता हूं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, लेना ही है बहुत कि मुझे तो लेना ही है, मतलब मिस कर रहा हूं 44,400 का, अगर 43,400 हो जाए तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो 43,125 43,275 में कायदे से बैंक निफ्टी खरीदने का तरीका ये कि आप जितना 43,000 के आसपास खरीदेंगे उतनी आपकी रिस्क कम हो जाएगी। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए यहाँ खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस आपका 43,000 का होगा। टारगेट 43,350 425 दो छोटे टारगेट, 500 575 मीडियम टारगेट, 650 725 के बड़े टारगेट के लिए करें। धन्यवाद। बेचिए। गॉट इट। ठीक है सर, बैन लिस्ट का, हाँ सारे हो गए। बैन लिस्ट का अपडेट मैं दे देता हूँ। आरबीएल बैंक की एंट्री हो गई है, सेल की एग्जिट हो गई है। चंबल, इंडिया सीमेंट्स, मनप्पुरम, एमसीएक्स, हिंदुस्तान कॉपर, डेल्टा और जी बैन में बने हुए। तो 8 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन के बने। वाह, बहुत बढ़िया। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस सीरीज में। आशीष जी बड़े बिजी हैं, सब मैंने सुना है। बिल्कुल। फंड्स का डेटा सर, कैश में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं थी वैसे फ्राइडे को लेकर, और उसमें भी शायद एक 800 करोड़ के आसपास 750 800 की थी डिलीवरी की। स्टॉक फ्यूचर्स तो एफआई ने अच्छे खरीदे, मतलब अब क्या ठीक ही कर और रहे हैं। कितना ऐसा कोई मतलब खराब डेटा तो कहीं से भी नहीं है एफआई की तरफ से। तो आई थिंक डेटा ठीक है। लोकल फंड्स की भी बिकवाली हल्की फुल्की है, 565 करोड़ की, कोई ज़्यादा नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है कल के, वो ये 1362 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। सो आई थिंक डेटा ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा में भी कोई ऐसी खास समस्या है नहीं। जो डेटा बता रहे हैं वो ये है कि 19,700 के पुट पर आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 30 पॉइंट आप नीचे हो जाए तब तक आप मंदी मत गिनिए। मंदी आप 19,700 के नीचे से ही गिनिएगा। 19,800 के ऊपर से आप तेजी गिनिएगा। 19,900 आपसे पार होगा नहीं। 78 लाख शेयर वहाँ पर है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी डेटा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नॉट वर्थ डिस्कसिंग, बट इतना है कि ऐसा भी नहीं कि इन डेटा को बहुत भाव दिया जाए ज़्यादा परेशान। हाँ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ठीक ठाक से है। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है आज का आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी का एक्शन और बाजार पर कहाँ रखनी है आपको नजर। आइए फिर स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। हमारी टीम है तैयार, नुपुर, कुशल और आशीष। नुपुर, मॉर्निंग, करिए शुरुआत। ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रेड गिल ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक के QIP पर फाइनल इशू प्राइस पर आज विचार होने वाला है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। BSE, जहाँ पे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन जो एक्सेस है उसका प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। TVS सप्लाई चेन, जहाँ पे 50% IPO एंकर लॉक इन आज खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट दिखने वाला है। साथ ही साथ कैन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे 1 साल का 44% का लॉक इन आज ओपन हो जाएगा, तो इतने इक्विटी के लिए जो लॉक इन था वो ओपन होते हुए दिखेगा। एक्सटेड है, औरबिंदो फार्मा इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये, बलरामपुर चीनी यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये का। अतुल में भी देखे तो बायबैक से रिलेटेड एक्सटेड भी आज ही है, तो ये तीनों स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। रिजल्ट ISEF, जहाँ पे हाल ही में लिस्ट हुई थी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पे NII देखे तो करीबन 37% की ग्रोथ आती हुई दिखी। मुनाफा भी देखे तो 140% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। प्रोविजंस घट के आते हुए दिखे। ग्रॉस NPA, नेट NPA
देखें तो यहाँ पे थोड़ी एसेट क्वालिटी में कंसर्न है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो करीबन 12% के आसपास आते हुए नजर आए, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। खबरों में सबसे पहले बजाज फाइनेंस, जहाँ पे आरबीआई के आदेश के बाद ईएमआई कार्ड्स जारी करने पर जो बजाज फाइनेंस उन्होंने रोक लगा दी है, तो ये स्टॉक फिर से आज फोकस में आने वाला है। एसबीआई कार्ड्स जो आरबीआई के अनाउंसमेंट्स आए थे रिस्क वेटेज को लेकर, अब कंपनी का बयान आते हुए दिखा है, जहाँ पे कंपनी का कहना है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 4% तक घटेगा। जरूरत पड़ने पर टियर 2 कैपिटल में बढ़ोतरी भी करेगी कंपनी। इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट ऑफ फंड्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 4% तक घटने की उम्मीद है। सिप्ला नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। पीताम्बुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से वार्निंग लेटर मिलते हुए दिखा है। ऑलरेडी ये वीआई कैटेगरी में थी, गोवा के बाद अब ये दूसरी फैसिलिटी है जहां पे वार्निंग लेटर आते हुए नजर आया। औरोबिंदो फार्मा पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि तेलंगाना फैसिलिटी को बिना ऑब्जर्वेशन, जीरो ऑब्जर्वेशन के लिए यूएस एफडीए की तरफ से जांच पूरी होती हुई दिखी है। ओबेरॉय रियल्टी पर भी रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी ने इजरो रेसिडेंस कंपनी के साथ करार किया है। गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने करीबन 600 करोड़ में जमीन खरीदी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ ओबेरॉय रियल्टी की तरफ से। मैक्रोटेक डेवलपर लास्ट में, जहां पे बेंगलुरु में 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कंपनी करीबन 800 करोड़ का निवेश करेगी, तो बड़ा निवेश मैक्रोटेक डेवलपर की तरफ से आते हुए दिखा है। ओके, ये है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मुंबई बेस्ड डेवलपर्स जो अन्य शहर्स में अपना कारोबार एक्सपैंड कर रहे हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीपा, खबरों में कुछ फुत्सी के ग्लोबल इंडाइसेस में बदलाव होने वाले हैं 15 दिसंबर की क्लोजिंग से। लार्ज कैप इंक्लूजन में मैनकाइंड फार्मा आ रहा है, साथ ही फुत्सी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो रहा है मैनकाइंड फार्मा, और ऑल कैप में मैनकाइंड फार्मा समेत नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट फुत्सी ऑल कैप इंडेक्स में ये भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। माइक्रो कैप इंक्लूजन की बात करें तो एवलॉन टेक, बीएमएल लैंड एसेट, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स समेत एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, आइडिया फोर्ज, आईक्यू लाइटिंग, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक शामिल हैं। फुत्सी टोटल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आए हैं। रेमंड खबर की कुछ आती हुई दिख रही है कि गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी ने फैमिली सेटलमेंट के तौर पे अपने और अपनी बेटियों के लिए गौतम सिंघानिया से नेटवर्थ का करीबन 75%, करीबन $1.4 बिलियन की मांग की है, और गौतम सिंघानिया ने फैमिली ट्रस्ट बनाने की मांग की है, जिसमें वह मैनेजिंग ट्रस्टी रहेंगे और सारे एसेट्स इस ट्रस्ट में रहने वाले हैं। तो ये एक अपडेट रेमंड के लिए आता हुआ दिख रहा है। केन्स टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर कंपनी सिक्योरिटीज जारी कर सकती है कर्ज से क्यूआईपी या फिर राइट्स इश्यू के जरिए करीबन 1400 करोड़ रुपए कंपनी जुटाती हुई दिखेगी। न्यूजन सॉफ्टवेयर पर भी नजर रखिए। 27 नवंबर को कंपनी की बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। पवन मुंजल के खिलाफ कार्रवाई पर ये स्टे लगाया गया है। लैंडमार्क कार्स, ये भी कुछ खबरें आ रही है कि त्योहारों में मर्सिडीज और ऑडी की सेल्स रिकॉर्ड स्तरों पर रही हैं, और मर्सिडीज बेंज इंडिया के बयान भी आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ओनम से लेकर दिवाली तक की बिक्री में काफी बढ़िया बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। राइट्स लिमिटेड, यहाँ पर सीएफएम मोजाम्बिक के टेंडर पर अपडेट आता हुआ दिखा है। आपको याद होगा 13 जुलाई 2023 को कंपनी को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया था। 2 टेंडर्स के लिए इन्होंने बोली लगाई थी, उसमें से एक टेंडर इनको मिलता हुआ दिखा है 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई के लिए, और ये कुल मिलाकर जो वैल्यू है वो 314 करोड़ रुपए की है। इनफैक्ट यहाँ पर बीएससी इंडाइसेस में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। 18 दिसंबर की ओपनिंग से बीएससी 100 में टाटा एलेक्साई, अदानी पावर, वोल्टास, बंधन बैंक, एम्फेसिस, सीजी कंज्यूमर समेत काफ़ी सारे स्टॉक्स ड्रॉप होने वाले हैं। तो ये एक अपडेट है। और एडिशंस जो हैं उसमें टीवीएस मोटर, एचएएल, पीएफसी, येस बैंक, एपीएल, अपोलो जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है। बल्क डील्स हैं कुछ, जिसमें जिंदाल स्टेनलेस है एक, यहाँ पर सेलर हिप्नोस फंड लिमिटेड ने करीबन 17.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 477 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर, और उसके अगेंस्ट में जो बायर है वो प्रमोटर जीएसएल ओवरसीज लिमिटेड है। इन्होंने भी इक्वल शेयर खरीदारी की है। 11.22% अब इनकी हिस्सेदारी हो गई है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। ब्रोकरेजेस, इन पर भी डालते हैं नजर आशीष के साथ। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है। अपनी
पर बरकरार है। खरीदारी की राय के साथ 8,845 रुपये का टारगेट दिया है। 7,221 रुपये का भाव चल रहा है। ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन EMI काज पर लगाया गया था, इसके बाद ये रिपोर्ट आई है। व्यू पर अभी भी बरकरार है। सिमिलरली अगर आप देखें तो SBI काज, यहाँ पर भी जो RBI का एक्शन आया था, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 733 रुपये का भाव है। 950 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और जो टारगेट है 711 रुपये से बढ़ाकर 782 कर दिया। 682 रुपये का भाव चल रहा है। अच्छी रिपोर्ट आई है NMDC पर, जहाँ पर अगर आप देखें तो सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखें और जो लक्ष्य है वो 160 रुपये से बढ़ाकर 190 कर दिया। करीब 170 रुपये के करीब का भाव चल रहा है और ये मानने की क्षमता है कि आगे प्राइसेस लगातार बढ़ती जा सकती हैं। ग्लोबल पीएस के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते हैं और फ्री कैश फ्लो यील्ड भी करीब 8.5% के आसपास आती है, तो काफ़ी अच्छा है। खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस बढ़ाया है। परसिस्टेंट सिस्टम एक्वायरी आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 6,387 रुपये का भाव चल रहा है। 7,390 रुपये का टारगेट दिया है। और अंत में हुनासा कंज्यूमर्स यानी मामा अर्थ, यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। AC व्यू को फिर से बता रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ 520 रुपये का टारगेट दिया। 332 रुपये का भाव चल रहा है। ये मान रहे हैं कि आगे जाके ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल सकती है। मार्जिन भी जो है अच्छे हैं। थोड़े जो की इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें थोड़ा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। ये कौन सी कंपनी के लिए आए हैं सर? हुनासा कंज्यूमर्स। ये कौन सी है? मामा अर्थ। ये मामा अर्थ है कि ममा अर्थ है? देखो दोनों में बहुत फर्क होता है। मामा मतलब मम्मी, मामा मतलब हाँ, कौन सा है? ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, ये नूपुर से चेक करो, चेक करवाना पड़ेगा सर। पूछ लेना, मतलब पता चला मामा और मामा में बहुत छोटा फर्क है लेकिन बड़ा फर्क है। पूरा मतलब बदल जाता है। बंसल जी आए नहीं तो पूछ लेता था। बंसल जी को ऐसे सारे, बंसल जी आ गए, अच्छा दिखाई। बंसल जी को ऐसे मामले की पूरी जानकारी रहती है। बंसल जी, ये ममा अर्थ है या मामा अर्थ है? अनिल जी, आप तो शब्दों के बाण अनिल जी सुबह सुबह चला रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको चीज बताऊं अनिल जी, मेरे को नहीं पता अनिल जी मामा अर्थ है कि मामा अर्थ है। अनिल जी, मुझे इतना मालूम है कि वीकेंड पे अनिल जी 3 चीजें ट्रेंडिंग थी। हाँ, मतलब कि मेरी नजर से अनिल जी, एक तो आप थे जो पिछले 3 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री से मिल लिया अनिल जी, तस्वीरें देखी मैंने। और दूसरा अनिल जी, वो दूसरा एक स्टॉक है अनिल जी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व ने अनिल जी वर्ल्ड कप का जब वो मैच चल रहा था, पूरा मैच आपने बोला था देखने के लिए, तो मैंने तो पूरा मैच देखा अनिल जी। इतने ऐड अनिल जी वोडाफोन आइडिया के मैंने कहीं देखे नहीं अनिल जी। ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात के बाद वोडाफोन आइडिया के क्या कहते हैं कनेक्शन है। और तीसरा अनिल जी, वो पान मसाला के ऐड, ऐसा लग रहा था कि मैच कम देख रहे हैं और पान मसाला के ऐड ज्यादा देख रहे हैं। तो 3 चीजें ट्रेंडिंग थी, उसमें एक आप थे, एक वोडाफोन आइडिया और तीसरा अनिल जी पान मसाला। अनिल जी बंसल जी माफ़ करें, गलती हो गई, आगे से शब्दों के बाढ़ नहीं चलाऊंगा। मैंने ममा अर्थ या मामा अर्थ पूछा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नूपुर से जानकारी ली जाएगी इसके बारे में। और रिपोर्ट है कोई? नहीं सर, आज डन फॉर द डे? यस सर, नॉट फॉर द डे, लेकिन अभी के लिए ओके, एज ऑफ नाउ ठीक है। तो ये है कुछ एक रिपोर्ट्स जो थोड़ी गिनती की इतनी सही है। मेरे ख्याल से सारे FIs भी वीकेंड पे वर्ल्ड कप में बिजी नहीं होंगी। हाँ, वर्ल्ड कप में बिजी रही होंगी। वो भी वही रिपोर्ट्स ज़्यादा बनाई नहीं है सब लोगों ने। तो चलिए, अब आएंगी तब आएंगी, बताया जाएगा जब भी आएंगे। आइए तब तक स्वागत किया जाए हमारे मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। गुप्ता साहब, सुस्वागतम। देखिए, हिटमैन से तो हमें कोई शिकायत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया कैप्टनसी की, हर मैच में शुरुआत बहुत तगड़ी दिलवाई। और एक्चुअली है ना, मैं बताऊँ सबसे बड़े खिलाड़ियों की खासियत दीप क्या होती है? बड़े खिलाड़ी जब खेलते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये खेल बहुत ही आसान है, हम भी खेल सकते हैं। करेक्ट। ये गलतफहमी हमें हो जाती है। और यही डिफ्रेंशिएट करता है। जब दूसरे खेलने लगते हैं ना, या हम खेलने लगते तो हमें पता चलता है कि इतना आसान है नहीं जितना वो खेलते तो लगता है। तेंदुलकर भी उसी तरह से खेलते थे। जब खेलते थे उनको लगता है सबसे आसान काम तो दुनिया में बैटिंग करना ही है। करेक्ट है ना, लेकिन वो सिर्फ तेंदुलकर कर सकते। तो शर्मा साहब ने तो कल भी इतनी बढ़िया शुरुआत दी थी, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? करेक्ट सर। ठीक है, टीम हमारी और आगे नहीं बढ़ पाई, कोई बात नहीं। हिमांशु जी दमदार शुरुआत देने के लिए हमारे साथ तैयार है और उनके बाद हमारी टीम भी तैयार है पीछे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब की बार ठीक है नहीं आ पाया, लेकिन खूब करोड़ों लोगों के दिल जीते टीम इंडिया ने। लगातार जो बिगुल था, विजय रथ था, 10 मैचों लगातार हम जीतते रहे और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे विनर सिर्फ एक ही होगा। तो लेट्स मूव ऑन।
आज के अनिल जी हफ्ते की शुरुआत से पिक ऑफ द वीक देने से पहले निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अनिल जी मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पर एक अच्छी मूव इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो पिक ऑफ द वीक भी इसी सेक्टर से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2528 के आसपास लास्ट वीक हमने इसमें क्लोजिंग आते हुए देखी, इन्हीं लेवल्स के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें। 2490 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 2580 और 2630 के दो टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इस हफ्ते के लिए होगा मेरा पिक ऑफ द वीक। HUL हुल, ये है आपके लिए खरीदारी की राय इस हफ्ते के लिहाज से हिमांशु जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर इस हफ्ते के लिए। अनिल जी दो स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ। पहला तो वही है वोडाफोन आइडिया, काफी बेहतरीन लग रहा है। 14 रुपए 50 पैसे, 14 रुपए 55 पैसे के अराउंड चल रहा है। 13 रुपीज एक स्टॉप लॉस है। 17 और 18 दो टारगेट्स के लिए। पहला पिक ऑफ द वीक है वोडाफोन आइडिया, और दूसरा भी मतलब कि रिटेल लोन मोस्ट हेटेड स्टॉक है, जितनी बार ब्रेकआउट होता है फेल होता है, बट इस बार लग रहा है चलेगा। स्टॉक है IEX, 138 के अराउंड चल रहा है। इस पर भी खरीदारी की राय है। 130 130 का लगाना है स्टॉप लॉस, 159 के टारगेट के लिए। दूसरा पिक ऑफ द वीक है IEX। मतलब कोई खास बात है, आज सारे भूले बिसरे स्टॉक्स आप लेके आए हो बंसल जी, कुछ विशेष बात? नहीं अनिल जी देखिए, IEX को तो आप भूला बिसरा बोल सकते हैं, बट वोडाफोन आइडिया को तो भूला बिसरा नहीं बोल सकते। अनिल जी इसने तो पिछले सप्ताह लैंडमार्क अचीवमेंट इसको मिला है कि जब से वो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, सबसे कम मतलब कि जो सब्सक्राइबर बेस का लॉस हुआ है वो पिछली बार देखने को मिला है। और आप जैसे अनिल जी बहुत लोग हैं, अब बस वही बचे हैं। अब ये ऐतिहासिक बना रहा है अनिल जी, और चार्ट्स पे भी काफी अच्छा लग रहा है। और ऑन अ लाइटर नोट अनिल जी, मैच देखा पूरा तो ऐसा लग रहा था कि भैया एक तो वोडाफोन आइडिया और एक पान मसाला, दो ही चीजें हैं मैच के साथ जो चल रही थी। तो अब आगे जिसके ज्यादा ऐड आएंगे आप वो वाला स्टॉक रिकमेंड कर दोगे ऐसा? नहीं अनिल जी, हमारा तो अनिल जी बैकबोन जो है मतलब कि मैरिड टू चार्ट है अनिल जी। चार्ट पे अच्छा होगा तभी करेंगे अनिल जी। हाँ फिर ठीक है। मैंने कहा नहीं तो आई लेटर में मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो चल नहीं पा रहे हैं। तो आपने आइडिया और IEX तक ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं और बता दूं, आपको चाहिए तो मेरे पास IOC है, आपको चाहिए तो मेरे पास इंडिया मार्ट है, आपको चाहिए तो मेरे पास में IGL है। इनसे भी कुछ खास हो नहीं पा रहा आजकल। आपको चाहिए तो मेरे पास IRCTC है और भी है, और बाकी सब छोड़ो, मेरे पास ITC भी है जो भी आजकल नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए आई लेटर पर और ऐसे स्टॉक्स की आपको जरूरत हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। ओके, नीचे आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं बंसल जी। आइए कुणाल जी का भी स्वागत, सुप्रभात। कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द वीक, आप भी दो तो लाए होंगे बंसल जी के मुकाबले में। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी अभी बंसल जी ने कहा कि कल मैच में पान मसाला चल रहा था और आइडिया वोडाफोन चल रहा था, तो अनिल जी असली तो चल रहे थे आप अनिल जी। आपकी तस्वीरें मैंने देखी और प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में आप अनिल जी दिखाई दिए। तो अनिल जी सबसे ज़्यादा तो आप ही चल रहे थे, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी, और हम सबको बड़ा गर्व हो रहा था आपको वहाँ देखकर। अरे सर मज़ा आया मैच देखने का। बस जीत की कमी रह गई। जीत जाते तो बाकी सब ठीक है, बाकी सब जी हार गए तो फिर सब बेकार हो जाता है। बट ठीक है, एक माहौल, एक अलग एनर्जी बढ़िया है। चली गई थी, थोड़ा दुख तो है, तकलीफ तो है, क्या करें, लेकिन यही है, इज पार्ट ऑफ लाइफ। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, वो एक करेक्शन अनिल जी, वो मेरे मित्र कुणाल जी की स्लिप ऑफ टंग होगी अनिल जी। वो प्रधानमंत्री वाला और आप वाला बॉक्स एक था, वो लाइंस का फर्क था अनिल जी। एक या दो लाइन आप आगे थे, बस वो लाइन का फर्क था। वो पुराने जमाने में होता था ना अनिल जी, पिक्चर हॉल में वो एक नीचे हॉल होता था, ऊपर बालकनी, उसके ऊपर बॉक्स होता था। हाँ। तो ये कुणाल जी जो बॉक्स कह रहे हैं, वो कुणाल जी बॉक्स एक ही था अनिल जी, उसी बॉक्स में थे, सिर्फ लाइंस आगे पीछे थी। अरे एक उस समय हमारे एक ड्रेस सर्कल भी होता था, अलग अलग वो होती थी। करेक्ट सर, ड्रेस सर्कल, बालकनी, बॉक्स, स्टॉल। हाँ स्टॉल भी होती थी। हाँ सबकी अलग अलग टिकट होती थी। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है, बताएं कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे बॉक्स और लाइन का फर्क तो तब समझ आएगा अनिल जी जब मुझे मैच देखने के लिए कोई मौका देगा। तो बंसल जी अगर ये समझाना चाहते हैं तो एक दिन मैच दिखाने ले जाएं। एग्जैक्टली, तो ये बात ठीक से समझ आएगी। अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी भी, और खरीदना है एक्साइड पर मैं बड़ा बुलिश हूँ। बहुत ही जबरदस्त जोरदार चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए देखा,
और एक मेजर रेजिस्टेंस है 275 की, जिसको पार करा इसने काफी इंतजार के बाद। वैसे भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि अगर हल्की फुल्की गिरावट पे मिले तो बिल्कुल बाय करके चलें। 275 पर स्टॉप लॉस रख लें, और इसको केवल 1-2 दिन के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप पोजिशनल बेसिस पर भी रखते हैं तो मुझे लगता है 300 को पार करेगा। 275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट 290 रख लें, इवेंचुअल टारगेट 297। खरीदारी की राय है एक्साइड। ओके, एक्साइड है वो स्टॉक्स जहां खरीदारी करने के आए। और आप देखिए शुक्रवार के सेशन में आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़िया तेजी बनी और डे हाई पर जाकर बंद होता दिखाया स्टॉक भी आपको। आज फॉलो बाइंग आने की पूरी उम्मीद लेकर चल रहे हैं कुणाल जी। आइए हम भी उम्मीद रखते हैं मेहुल जी से कि हफ्ते के पहले दिन बताएंगे एक बेहतरीन पिक ऑफ द वीक। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी पिक ऑफ द वीक है वो है आईआरबी इसलिए बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया है और हमने 10 की कमाई में भी 35 रुपए के आसपास इसको कवर किया है। अब 38 के आसपास का भाव है। 35 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 44 का टारगेट रहेगा आईआरबी में। आईआरबी इंफ्रा शुक्रवार को या गुरुवार को, दोनों में से एक दिन मेरे ख्याल से सुमित जी की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था। ये स्टॉक लगातार एक्शन में है, लाइफ हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हमने भी पिछले साल मेरे ख्याल से पिक ऑफ द ईयर दिया था। यस, पिछले साल दिया था, इस साल दिया था? पहले ही दे दिया था आपने। एडजस्टेड इसी साल दिया था। इसी साल दिया था, पिछली दिवाली दिया था। पिछली दिवाली पे दिया था, दिवाली पे। हाँ, तब स्प्लिट से पहले दिया। 250 रुपए के आसपास था, 215 200, और तब 1 का 10 हो गया, तो यानी 200-250 वाला ये करीबन 450 हो चुका है। 50% से ज़्यादा के रिटर्न आपको 50 से क्या लगभग दुगुना होने आ रहा है तो अब धीरे धीरे। तो मुझे याद है ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हाई है। आईआरबी में कहा भी था कि ये छोटी प्राइस का स्टॉक है तो आप आराम से डिलीवरी लेकर रख सकते हैं, यहाँ पैसा बन सकता है। तो उस समय 237 पर था और उसके बाद स्प्लिट हो गया, यानी 23 रुपए वाला 38 रुपए, 38 हो गया। आपका टारगेट 350 का था, तो मतलब 350 मान लीजिए। तो वो ऊपर के टारगेट उसके ऊपर। आइए जैन साहब का भी किया जाए स्वागत सोमवार के सुबह। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने पिक ऑफ द वीक? यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जो हुआ कल वो तो है ही है। मैंने भी पूरा मैच कैसे मिस किया मैं बताऊं। कि 4.5 लाख जो फ्लायर्स थे फ्लाइट में वो थी कि अपना सैटरडे के दिन और संडे के दिन एयरपोर्ट पे परेशान रहा। कल मेरा IITF में कोई लेक्चर था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सेबी का, भारत का शेयर बाजार। तो हमने देखा कि भाई फ्लाइट पकड़े और 3 घंटा 3.5 घंटा एयरपोर्ट पे। तो मुझे उस समय लगा कि ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, बट हर लोग मोबाइल पे थे, वहां पे टीवीज नहीं थी हालांकि एयरपोर्ट पे। सो आई मिस द होल मैच। बट देन शाम को तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं मैच देखता। तो सबसे ज्यादा समझदार तो आप ही निकले हैं? सबसे ज्यादा समझदार तो आप ही निकले। हमने देख के क्या किया? मुझे ये दुख है कि काश मैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बॉल देखता, क्या पता किसका लग चले क्या लगे। बहुत मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं कि आपका तो रिकॉर्ड टूट गया। अरे मेरा रिकॉर्ड टूटा वो तो ठीक है, चलो कि मेरा रिकॉर्ड टूटा है वो अलग बात, लेकिन ऐसा कौन पनौती था जिसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो कोई तो बड़ा होगा ना। 3 घंटा फ्लाइट डिले, किसी का तो 4 बजे की फ्लाइट 6:30 बजे, जो आप लोग कई बार सोचते हैं कुछ एयरलाइंस है जो कभी लेट नहीं होती है। सारी रिस्क मैनेजमेंट कल फेल हो गई। एंड वो तो ठीक है जैन साहब, वो तो ठीक है। पता लगाने की बात है कि ऐसी कौन सी पनौती है जिसकी जो हमारी किस्मत से ज्यादा पावरफुल है। तो किसी ने हारा है, मतलब इसकी जांच की जाएगी किसकी वजह से आ रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड तब तक अनबीटन था, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी सब रिकॉर्ड हम आपको बहुत एंजॉय कर रहे थे अनिल जी, एंड बहुत मजा आ रहा था। 2 बार बंसल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, 2 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतने शॉर्ट नोटिस में, मतलब कल तो साथ ही बैठे हुए थे ऑलमोस्ट, एंड इट वाज ठीक है सर, मैच देखने का आनंद लिया। जी सर बताइए। यस सर, देखिए स्टॉक्स तो मैं जो फ्राइडे को जो मैंने वीकेंड शो पे बोला था, एक बार उनके बारे में बता दूं तो मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे जाइडस लाइफ साइंसेस, सारे फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। वैसे हालांकि एक सिप्ला की न्यूज नेगेटिव है, तो स्टॉक लीडर है, बट फिर भी। और दूसरा पोजिशनल पिक भी मैंने एरिस लाइफ साइंसेस, जो कि मैंने अलग अलग सेगमेंट में कवर किया हुआ है एरिस लाइफ साइंसेस को, तो पोजिशनल पिक के तौर पे एरिस था। और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनीज है उनको रेकमेंड किया, बट एपीएल अपोलो आज देखिए देखते देखते 50,000 करोड़ की आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है, तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया। एक फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक कंपनी। और अब मैं इस वीक की अगर मेन पिक ऑफ द वीक की बात करूं तो वो है प्राज इंडस्ट्रीज। अगेन मुझे लगता है कि इस बार रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक आईपीओ भी आ रहा है,
तो थोड़ा सा ये बायो और ये जो ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी वाली सेक्टर थोड़ा सा लाइमलाइट में रह सकते हैं, तो प्राज इंडस्ट्री कैन बी वन ऑफ द टॉप पिक्स। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा, आईटी, एफएमसीजी ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे। आज एफएमसीजी की बात भी कर रहे थे हमारे पैनल में से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो टीसीएस पे ध्यान दें। सर्टेनली देखिए, वैसे बायबैक आप कई बार बोलेंगे इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में इतना सा बायबैक आ रहा है, बट स्टिल एक सेंटिमेंटल और पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। डॉक्टर रेड्डीज को देखा जाए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गरवारे टेक फाइबर्स, क्योंकि एचयूएल को मैं नहीं दे रहा क्योंकि हुल के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी, तो मैं गरवारे फाइबर, तो गरवारे फाइबर, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज एंड प्राज इंडस्ट्रीज, ये मेरे पिक्स हैं। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दिखेगा एक्शन, प्राज, टीसीएस, डॉक्टर, गरवारे और थोड़ा बहुत हुल भी, हिमांशु जी वाला वो भी। हिमांशु जी आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, फुली होल हार्टेड जैन साहब ने रिकमेंड नहीं किया, थोड़ा बहुत मतलब आप एचयूएल भी चूंकि कवर हो चुका है, तो इतने में धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं है। कोई मतलब दिल से करे तो आप भी दिल से धन्यवाद दो। हाँ, जैन साहब ने इतना दिल से रिकमेंड भी नहीं किया। हाँ, आइए सुमित जी भी तैयार है। ये जी बंसल जी। अनिल जी धन्यवाद। अनिल जी मेरा भी है, मैंने फ्राइडे को चलते चलते जब दीपांशु ने बोला था, पूछा था, तो मैंने लीवर पे बोला था ये मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं। लोग अनिल जी इसको भूल चुके हैं, और ये अनिल जी पहला स्टॉक है जब कोविड के बाद जिसने प्री कोविड हाइस को क्रैक करा था, पहला स्टॉक है जो कोविड के बाद नया लाइफ टाइम हाई पे गया था। इसको भी अनिल जी फोमो हो रहा है, मतलब कि चला नहीं है। जैसे भी आप देख रहे हैं ना अनिल जी, कौन पनौती था, तो अनिल जी काफी बड़ी लिस्ट है, एक दो नाम है, तो आप बोले तो आपको अभी मैसेज करूं कि 11 बजे मैसेज करूं जब आप फ्री हो व्हाट्सएप लिखने के लिए, जिन्होंने आपसे इंस्पायर्ड होके मतलब कि धारणाएं बना ली थी कि जो मैच देख रहे हैं वो प्रभाव से कीजिए। सुमित जी तो अच्छे से जानते हैं, जैन साहब जानते हैं, कुणाल जी भी ओरिजिनली तो मारवाड़ी है, जानते हैं। हमारे तो राजस्थान में सिस्टम ही ऐसा ही है, हम कोई भी काम करते हैं इतनी प्लानिंग से करते हैं, प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है हमारे काम करने के पहले कि अगर काम खराब हो जाए तो हमें पता है कि नाम किसका लगाना है तो जिम्मेदारी किसकी, हम पहले से तय करके चलते हैं। तो आप जल्दी से भेजिए, हमें जिम्मेदारी तय करनी है किसने हरा है, जल्दी से मुझे नाम भेजिए। तब तक आइए, सुमित जी तैयार है अपना पिक ऑफ द वीक के साथ। सुमित जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही कहा, और एकदम ये सही कहावत और सही मुहावरा बैठा हुआ भी है। तो अनिल जी अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो फार्मा सेक्टर का डिवीज लैब है। डिवीज लैब मुझे यहाँ से ऊपर का मूव लगता है दिखाएगा, स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। 3600 3580 के आसपास पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 3550 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 3650 पहला टारगेट होगा, 3680 ये दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। डिवीज लैब आपकी बारी और ऊपर का मूव भी दिखा सकता है, तो 3550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 3650 3680 के टारगेट्स लिए। ओके, ये है आपके लिए डिवीज। हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में थोड़ा फार्मा में अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख भी रहा था। देखते हैं आज कैसी चाल रहेगी। आइए कुछ स्टॉक्स और हैं जहां आज खबरों का एक्शन आपको आते दिखेगा, उस पर भी कर लेते हैं चर्चा। एसबीआई कार्ड की तरफ से वार्निंग आई है, इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में करीब 4% की गिरावट आ सकती है आरबीआई के नए नॉर्म्स के बाद जो कंज्यूमर लोन्स को लेकर आए हैं। 5% गिरा भी था, फ्राइडे को भारी भरकम गिरावट भी हुई थी इसमें। जरा मेहुल जी एक बार चार्ट्स देखें एसबीआई कार्ड्स के, और अब बताएं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं। दीपांशु जी देखिए, एसबीआई कार्ड की अगर बात करें, एक ब्रेकडाउन आया है फ्राइडे को और वॉल्यूम्स के साथ आया है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए, बट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट बाइंग के लिए, जब तक ये काउंटर 775 के ऊपर नहीं जाता। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली इस काउंटर में चल रहा है, तकरीबन 900 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ पर रिवर्सल जब तक नहीं आता तब तक बाइंग तो क्लियरली अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर डाउन साइड पर सपोर्ट जो है वो तकरीबन 700 690 के आसपास है, तो हो सकता है ये काउंटर वहां पर संभले, बिकॉज 2 दिन का लो 2 साल का लो वहीं पर है 700 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट हो सकता है। बट बाइंग के लिए तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए एसबीआई कार्ड्स को। बाइंग तो फिलहाल अवॉइड ही करिए जहां तक एसबीआई कार्ड का सवाल है। बट फार्मा में औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यूएस एफडीए ने इनकी एक यूनिट है, सब्सिडरी की यूनिट, एपीएल हेल्थ केयर की यूनिट, जिस पर जांच करी थी और कोई परेशानी नहीं है। प्री अप्रूवल जांच थी, सक्सेसफुल पाई गई है। स्टॉक भी 3% ऊपर था। फ्राइडे को भी हमने देखा था अच्छा एक्शन इसमें आ रहा था, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रिसेंटली रहा है। बंसल जी, औरोबिंदो फार्मा 1000 के लेवल के ऊपर है सर, अब बताएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मूव्स क्या रहेंगी। दीपांशु, सबसे पहले तो इसका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट काफी स्ट्रांग है, और
ऑलमोस्ट नए मतलब कि 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खरीदारी की राय है, मतलब कि थोड़ा सा भी डिप मिले तो खरीदना चाहिए। और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 1045 1050 के लेवल तोड़ेगा तो अनचार्टेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में एंटर करेगा। तो ये मेरा ऐसा कन्विक्शन है कि लेवल्स टूटेंगे, ये ऑनगोइंग अपमूव में टूटते हैं कि थोड़ी करेक्शन के बाद टूटते हैं। 980 985 आता है, तो जिनके पास है बने रहना चाहिए। हल्की फुल्की गिरावट में खरीदना भी चाहिए। और यहाँ पे दीपांशु जो 8 से 9 महीने के लक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं वो 1250 1280 के हैं। 1250 1280 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, नजर रखिएगा जहां तक औरोबिंदो का सवाल है। बट सिप्ला के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां पर इनकी पीतमपुर यूनिट की यूएसएफडी ने जांच करी थी और उस पर वार्निंग लेटर इन्हें जारी किया गया है, तो यहां पर अच्छी खबर नहीं आई है। हालांकि ये स्टॉक भी फ्राइडे को एक्टिव था। हिमांशु जी, सिप्ला यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? 1250 पर था फ्राइडे पे। नहीं, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा न्यूट्रली प्लेस्ड है। स्टॉक अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और ऐसा लग रहा था फ्राइडे को कि शायद अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते ये एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा इस न्यूज के चलते स्टॉक किस तरह और किस एक्सटेंट तक रिएक्ट करता है। 1220 1210 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर उस लेवल से स्टॉक में वापस बाइंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा शायद मीनिंगफुल इंपैक्ट स्टॉक में ना देखने को मिले इस न्यूज फ्लो के चलते। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 1200 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा पोजीशनल पर्सपेक्टिव से। और मेरा मानना है कि अगर इस न्यूज फ्लो के बाद लोअर लेवल से खरीदारी आती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक में वापस मोमेंटम मिले और 1250 के ऊपर स्टॉक जब भी ये निकलेगा तो स्टॉक में एक नया मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आए। ओके, ये है आपके लिए सिप्ला, इस पर रखते हैं नजर। खबर ज्यादा वैसे इसके लिए अच्छी नहीं आई, बट फार्मा एज अ होल आपको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर गुड़गांव में ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपना कारोबार। वहां पर उन्होंने जमीन खरीदे, करीब 600 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी गई है। कुणाल जी, ओबरॉय रियल्टी पिछला हफ्ता काफी एक्टिव रहा, अच्छे मोमेंटम में था, 1350 के लेवल्स के करीब ये भी आ गया है। यहाँ पर क्या राय रहेगी सर? देखिए, बहुत ही शानदार अपमूव में स्टॉक दिखाई दे रहा है दीपांशु। हमने नीचे के लेवल्स पर इसमें जब ब्रेकआउट हुआ था 1150 के आसपास, उस समय इस पर खरीदारी की राय दी, वहां से तेज रफ्तार बढ़त देखने को मिली। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत जोरदार मोमेंटम है। हालांकि अभी खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, 1300 रुपए के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। गिरावट में जरूर इस स्टॉक में वापस से प्रवेश के मौके तलाशने चाहिए। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये राय होगी आपके लिए ओबरॉय रियल्टी को लेकर। आइए बढ़ते हैं आगे।